डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन शुरू प्रयागराज में। आजकल टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, 6 तक आपको सॉल्यूशन मिल चुके हैं। अब टेस्ट सीरीज नंबर 7 है, जिसका सॉल्यूशन आज होना है। आपको देखना है कि देखो मैथमेटिक्स में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पर हमको कैसे एक्शन लेना होता है, हम लोग यही सीख रहे हैं। तो आइए, पहला सवाल हमारे सामने है, देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे लगा सकते हैं। लिखा है कि यदि 12 आदमी या 24 लड़के किसी काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 6 लड़का उस काम को कितना दिन में करेंगे? ऐसे प्रश्न जब भी आपके पास आए, तो पहले आप तुलना कर लीजिए कि एक आदमी और एक लड़के का बीच में क्या रेशियो बनता है। इन्होंने कहा 12 आदमी या 24 लड़का। सोचो, अगर 12 आदमी, 12 मैन बराबर 24 बॉय है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि एक मैन बराबर 2 बॉय है। अगर एक आदमी बराबर 2 बॉय आपको पता चल गया है, तो अब हम बच्चों से काम कराएंगे। छोटे बच्चे, जो यूनिट सबसे कम होगी उसे काम कराना चाहिए, उससे आपका आंसर फ्रैक्शन में नहीं बनता। तो आप देखो कि हमने 24 लड़का काम पे लगा दिया, तो 24 लड़का अगर उस काम को करेगा, देखो 24 लड़का उस काम को करेगा, ओके, 24 लड़का अगर उस काम को करता है तो कई दिन में करेगा? 66 दिन के अंदर करेगा। अब देखो उसी काम को हमें किससे कराना? 15 आदमी और 6 लड़का से। हम जानते हैं एक आदमी माने 2 लड़का होता, तो 15 आदमी माने क्या लड़का होगा? 30 लड़का और प्लस 6 लड़का, 36 लड़का। यही काम मुझको 36 लड़के से कराना। बताओ कै दिन लगेगा? तो हम 6 से काटते, 6 छक्के 36, और 6 से काटो 11, और 6 से काटो 4, 11 चौके 44। पूरा काम 44 दिन के अंदर हो जाएगा। इतना छोटा सा सवाल है। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है आसानी से सवाल को समझने का तरीका। आप इन सवालों को ठीक से देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने एक सेवक को इस शर्त पर रखा कि वह 1 वर्ष की सेवा के पश्चात उसे 90 रुपया देगा और एक पगड़ी देगा। सेवक ने केवल 9 महीने काम किया और उसे पगड़ी और 65 रुपए की राशि दी गई। पगड़ी की कीमत बताओ। आओ देखा जाए कि पगड़ी की कीमत कैसे तय होती है। ध्यान से देखिए आप। अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा, एक सेकंड, आपको यह देखना पड़ेगा कि एक साल में क्या मिलता है उसको? 90 रुपया मिलता और एक पगड़ी मिलता है। बोलो, एक साल में कितना मिलता है? 90 रुपया मिलता है और प्लस एक पगड़ी मिलता है। पगड़ी मैं यहां लिख देता हूं, पगड़ी मिलता है। लेकिन ये साल भर का है उसका। अगर इसको हम 12 से भाग दे दें तो एक महीने का पेमेंट आ गया, और अगर इसको हम 9 से भाग दे दें तो 9 महीने का पेमेंट आ गया। तो हमारे हिसाब से 9 महीने का पेमेंट यही है। और वो क्या कह रहा है? 9 महीने में उसे क्या मिला है? 65 रुपया मिला है और प्लस एक पगड़ी मिला है। बोलो, तो ये भी हमारे हिसाब से यह 9 महीने का पेमेंट है, उसके हिसाब से ये 9 महीने का पेमेंट है। हम इसी को छोटा कर देंगे, हमारा उत्तर बन जाएगा। कैसे? हम 9 और 12 को 3 से काट सकते हैं। 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब 4 का गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा इधर करेंगे। देखो 3 9 में 27, 270 प्लस 3 पगड़ी, अब बराबर होगा 4 का गुणा इधर करोगे, 4 पचे 20, 4 छके 24, 2 26, 260 प्लस 4 पगड़ी। अब आप विचार करो कि अगर हम 3 पगड़ी उधर लेकर जाए तो वहां खाली एक पगड़ी बचेगा, और अगर हम 260 इधर लेकर आए तो 270 में से घट के बचेगा 10 रुपया। तो हम समझ गए कि एक पगड़ी की कीमत क्या है? 10 रुपया। कितना बढ़िया सवाल है, एकदम प्यारा सा नन्ना मुन्ना क्वेश्चन। इक्वेशन बनाना आप ठीक से देख लो, अच्छा प्रश्न है। आइए बढ़ते आगे की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिख रहा है, देखो अगला प्रश्न है कि एक डबल बेड की कीमत 7500 रुपया चिन्हित की गई, तदनुसार दुकानदार उस पर 8%, 5%, 2% की अनुक्रमिक छूट देता है, तो बिक्री कीमत बताओ। एक लाइन लिखिए, 7500 काटते चले जाइए, जितना बढ़िया काट पाएंगे आपको उत्तर आ जाएगा। देखो मैंने लिखा 7500 गुणा 8% छूट है तो 92/100, 5% छूट है तो 95/100, और 2% छूट है तो 98/100। अब देखो यहां गुणा करने का मामला है, जितना बढ़िया आप गुणा कर पाएंगे। 100 से तो ये चला जाएगा, और 25 से और कट सकता है। 25 तिया 75, 25 चौक के 100 कट जाएगा। अब 4 से ये बढ़िया से कट रहा है, देखो 4 से काटोगे इसको तो 23 आ जाएगा।
और 5 से इसको आप काट सकते हैं, 5 से काटोगे 19 होगा, 5 से काटोगे तो यहाँ 20 होगा, और अब खाली 2 से काट सकते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो 10 आएगा, और 2 से काटेंगे तो जो काट दोनों 18, बस। अब हमारे पास 3 है, 23 है, 19 है, 49 है, बटा 10 है, इन सब का गुणा करके 10 से भाग देंगे, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, एक अंक का दशमलव दो जगह पे है, इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा, आओ चेक कर लेते हैं। तो 23 दिया 69 हुआ, 69 में 19 का गुणा कर रहा हूँ, 69 में हम 19 का गुणा कर रहे हैं, देखो 19 9 171 हासिल हुआ 17, 19 6 114, 114 में 17 मिलाओ जरा, 19 14 में 7 4 11, कितना हो जाएगा 19 14 में, 19 6 114 में 17 मिला दो, कितना हो जाएगा 131। ओके, अब इसी में 49 का गुणा करना है, आओ भाई गुणा कर लेते। 9 1 के 9, 9 1 के 9, 9 3 27 2, 9 के 9 2 11, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 4 3 12, और 4 1 के 4 1 5। अब जोड़ो 9 9 4 13, कहीं दिख रहा क्या? हाँ, यही वाला उत्तर आ गया। और 7 4 11 1 12, 2 1 3 1 4, 5 1 6, और यहाँ पर एक अंक का दशमलव भी लग जाएगा, तो 64 23.9, ये आपका डी सी ऑप्शन सही चला गया। तो गुणा ज्यादा था इस सवाल में, बाकी कोई कठिनाई नहीं थी। आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये रहा, ये सवाल है, किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8000 है, 7 तकनीशियन का औसत वेतन 12000 है, और शेष का औसत वेतन 6000 है, कारखाने में कुल कितने लोग हैं? इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से लगा लें तो ज्यादा अच्छा होगा। कैसे? यहां मैंने लिख दिया तकनीशियन, तकनीशियन यहां लिख दिया, और यहां लिख दिया श्रमिक। तो अब तकनीशियन जो हमारे पास है उसकी तनख्वाह है 12000, और बाकी जो श्रमिक है उसका वेतन है 6000, और सबका औसत वेतन है 8000। अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इन दोनों का अंतर आ गया 4000, और इन दोनों का अंतर आ गया 2000। अब 2000 और 4000 का जब अनुपात निकालेंगे तो आएगा 1:2। इसका मतलब अगर एक तकनीशियन है तो 2 कर्मचारी उसके साथ है। हम जानते हैं 7 तकनीशियन हमारे पास, अगर 7 तकनीशियन हमारे पास है, बताओ अगर हमारे पास 7 तकनीशियन है, 7 तकनीशियन है, तो इसका मतलब 1 का अनुपात तो इसकी संख्या 7 है, तो यहां अगर 2 का अनुपात है तो इसकी संख्या फिर 14 हो जानी चाहिए। तो 7 ये और 14 ये मिलकर कितने हो जाएंगे? 21 लोग पूरे कर्मचारी हो जाएंगे। तो यह है आपका उत्तर। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है कि 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 3 साल पहले 17 थी, 3 साल पहले 17 थी, इस समय 20 हो गई होगी, ठीक है। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। अच्छा बताओ, हम जानते हैं 5 सदस्य हैं और उनकी औसत आयु वर्तमान में 20 हो चुकी है, यानी कुल 100 हो चुकी है। लेकिन जब हम जानते हैं कि इस समय हमारे पास अब एक बच्चा पैदा होगा तो 6 लोग हो गए, लेकिन आज भी औसत आयु कह रहे हैं उतनी ही थी, 17 जितनी पहले थी। तो ये देखो 17 छक्का 102 हो गया। बताओ बच्चे की उम्र क्या है? 2 साल की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, इतने आराम से बच्चे की उम्र आ गई। आइए बढ़ते आगे। इतना छोटा छोटा सवाल बनता है भाई, यूपी पुलिस में सवाल ऐसे ही बनते कि ज्यादा आपको मेहनत भी ना करनी पड़े और उत्तर भी बन जाए, समझ गए? तो आप इनके सवालों से कभी मतलब ये ना सोचिएगा कि यार बड़ा है, ये कहीं बड़ा नहीं है, बहुत आसान सवाल। लिखा है 3600 के कुल भाग को काखा गा में इस हिसाब से बांटा गया कि काखा का अनुपात 5:4 और खा गा का अनुपात ये, तो गा का हिसाब बताओ। काखा गा को आप एबीसी भी लिख सकते हो, चलो काखा गा ही लिख दें। तो हम ऐसे लिख रहे हैं, का यहां लिख दिया, खा यहां लिख दिया, गा। तो का खा का अनुपात है 5:4 लिख दिया, और खा गा का अनुपात है 8:9, यहां लिख दिया 8, यहां लिख दिया 9। अब अगर इन दोनों में हम अनुपात लगाएं तो 8 5 40, 8 चौक के 32 और 4 9 36। ये सारी संख्याएं 4 से कट रही हैं, तो 4 धाम 40, 4 का तो 4 8 32 और 4 9 36, यानी ये रेशियो आ गया। इन्होंने कहा गा का हिस्सा बताओ। बताओ कुल 3600 रुपया हमारे पास है, तो गा माने हुआ 9 और बटा कितना अनुपाती योग, 9 8 17 10 27, तो बड़ा आ गया 27। तो 9 3 27 और 3 से आप इनको काट सकते हो, 1200 उत्तर आपका आ जाएगा। पहला विकल्प आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इन सवालों को आप हैंडल कर सकते हैं, सोचना ही है बस। अगला प्रश्न देखो क्या है, 1000 क्या 25% का 1% का 1% कितना होगा? बस लिखते चले जाओ। 1000
का 25%, का 1%, का 1% कितना होगा? जब हम इसको काटेंगे तो 3 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा और इस 25 से 25 चौके 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/40। 1/40 को जब आप भाग देंगे तो पहले दसों लगाएंगे तो एक जीरो बन जाएगा, फिर जीरो बनाएंगे 100 बन जाएगा, फिर आ जाएगा 25, 0.025 कहाँ है भैया? ये पहला विकल्प देखो, 0.025 आपका उत्तर। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये रहा, लिखा है का खा की तुलना में दुगनी गति से काम करता है और गा खा गा की तुलना में तिगुनी गति से चलता है, तो गा 1.5 घंटे में जितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी का कितनी देर में तय करेगा? देखो हमको का खगा ऐसे लिख देना चाहिए, पहले लिख देना चाहिए। अब इन्होंने कहा का जो है खा की तुलना में दुगनी तेजी से चलता है और खा गा की तुलना में तिगुनी तेजी से चलता है, मतलब इनकी गति अगर 1 है तो इनकी गति 3 है, तो इनकी गति 3 का दुगना 6, तीनों की गति आपके सामने हो गई ना। अब इन्होंने कहा गा 1.5 घंटे में जितनी दूरी तय करता है, 1.5 घंटे में, तो का उतनी दूरी कितना देर में तय करेगा? मिनट की बात करें तो 1.5 घंटा में क्या मिनट होता है? 90 मिनट। बताओ एक क्षमता से इन 90 मिनट में इतना दूर जा पाएगा। अब करें इसी दूरी को का कितनी दूर में तय कर पाएगा? का की क्षमता तो 6 है, तो 6 से अगर आप चला दोगे तो कितना देर लगेगा? 15 मिनट। कहीं दिख रहा? ये रहा, तो का जो होगा 15 मिनट में वही दूरी तय कर पाएगा जिस दूरी को का 1.5 घंटे में तय कर पाएगा, उसी दूरी को का 15 मिनट में तय कर पाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, दो संख्याओं के बीच 4-7 का अनुपात है, यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दे तो अनुपात 3-5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या बताओ। तो ऐसे सवाल को करने के लिए x का सहारा ले लें तो ज्यादा अच्छा है। 4-7 का अनुपात है, इसको हमने 4x और 7x लिख लिया है। अब इन्होंने कहा कि इसमें प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दिया, +4 कर दिया, तो अब बताओ ये अनुपात 3:5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां रख देंगे, बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो 4×5 20x प्लस 4 चौके 16 बराबर 3 सते 21x और प्लस 3 चौके 12। अगर हम 20x इधर ले आए तो x बचेगा और 12 इधर ले जाए तो 4 बचेगा, x की वैल्यू 4 आ गई। और बड़ी संख्या मुझे बतानी थी 4 सते 28, कहां गया भाई? फिर से चेक करना पड़ेगा, विकल्प क्यों नहीं दिख रहा? दो संख्याओं के बाद 4-7 है, प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी तो अनुपात 3-5 हो गया। देखो 4x 7x था, 4 की वृद्धि कर दिया, अनुपात 3-5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 5 चौके 20, अरे सॉरी यहां पर 20 होना चाहिए था, देखो ये गलती हो रही, ये तो 5 चौके 20 हो जाएगा ना यहाँ पे, और बराबर 3 सते 21x और प्लस 3 चौके 12। तो अब बताओ अगर 20 हम यहाँ ले जाएं तो x और 12 यहाँ लाएं तो यहाँ प्लस है ना, तो 12 यहाँ लाएं तो 8 बचेगा, 12 8 20, x बराबर 8, 8 सते 56। कहीं दिख रहा? देख रहे हो जरा सी गलती से कितना बड़ा मामला होता है, ये होता है भूल चूक। अगले सवाल में चलें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बताओ। अगर 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है मेरे भाई, तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7, और हम जानते हैं क्रमागत संख्याओं का औसत ठीक बीच वाली संख्या होती है, मतलब यही वाला औसत होगा। और ये कह रहे हैं ये 20 है, तो अगर ये 20 है मेरे भाई तो 21 है या 22 है या 23 है? बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है? 23। इतना छोटा सवाल है, नहीं तो अगर आप x मानते x+1 x+2 करते बहुत टाइम लग जाता, लेकिन यह तरीका अपनाएं, क्रमागत संख्याएं होंगी तो उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या होगी। यह बात आप दिमाग में याद रखिए, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल लगाना। अगला प्रश्न है, एक आदमी 13 वस्तुएं 70 दाम वाली, अच्छा रुपया 70 दाम वाली खरीदी और 15 वस्तुएं 60 दाम वाली और 12 वस्तुएं 65 दाम वाली, प्रति वस्तु का औसत दाम बता दो भाई, गुणा करना पड़ेगा बस। देखो 13 वस्तुएं इन्होंने खरीदा था 70 वाली, तो बताओ 13 सते 91, 910 का मिला होगा। फिर 15 वस्तुएं इन्होंने खरीदा 60 वाली, तो 15 छक्का 90, 900 रुपये में खरीदा होगा। फिर 12 वस्तुएं इन्होंने खरीदा 65 वाली, तो गुणा कर लो भाई, 12 पचे 60, 6 12 72, 6 78, कुल मिला के हमारे पास 8 1 9, 9 9 18, 18 और 7 25, इतना सामान हो गया, इतना रुपए का। अब कुल सामान कितने हैं? 15 12 27 और 3 30 10 40, कुल 40 सामान हमारे पास हो गए। हमको बस भाग देना चाहिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। बताओ 4 छक्के 24, 6 बार जाए, हमारे पास बचा कितना? 190, 4 चौके 16, कितना आ गया? 30,
अब दसवां लगाएंगे 300, 4 7 28, 64 रुपया कहाँ है, ये रहा, ये आपका उत्तर आ गया। देख रहे हैं हमने क्या किया, सबका उत्तर निकाल के जोड़ के कुल वस्तुओं से भाग दे दिया, हमारा उत्तर आ गया। हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये रहा, यदि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 355 में बेचने पर हानि, मान लो उस वस्तु का x रुपया क्रय मूल्य होगा, अगर इसको 425 में बेचता तो लाभ होता है और 355 में बेचता तो हानि होता है, तो जरा बताओ लाभ कितना है, 425 माइनस x, और हानि कितना है, x माइनस 355। ये हुआ प्रोसेस लगाना, ये हानि है और ये लाभ कह रहे हैं बराबर। देखो लगाने का तरीका ये है, अगर मान लो आपके पास कम समय है तो आप इन दोनों को जोड़ के आधा कर सकते हैं, है ना। यहाँ समय था तो मैं लगा के दिखा दे रहा हूँ कि लगाना कैसे। तो देखो इस माइनस से उसको इधर लाएं तो 2x हो जाएगा, और ये 355 उधर जाए जुड़ जाएगा, 5 5 10 7 7 1, 5 2 7 1 8 और 4 3 7। बताओ x की वैल्यू क्या हो गई, 2 3 6 दोनों 18, 390 कहीं दिख रहा, ये आपका सी ऑप्शन देखो 390 दिख रहा है। हम चलते हैं अगले प्रश्न में, आइए बढ़ते हैं। क्या है 50 नंबर सवाल हमारे सामने ये रहा, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद सकता है, तो पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया। मेरे भाई जब 16% छूट दिया तो 80 वाला जितना छूट मिला उतने में 80 वाला पेन मिल गया। इसका मतलब हुआ कि किसी संख्या का 16% कितना है भाई, 80 है। तो बताओ 16 पचे 80, यानी वह सामान 500 का है, लेकिन कह रहा कितना भुगतान किया, तो भाई तो उसने 16% की छूट लिया है ना, तो बताओ 500 का सामान है, अगर 16% छूट पर वो खरीदा है अर्थात कितना 84% पर लिया होगा। बताओ, तो बताओ कितना उत्तर आ गया, 5 चौके 20 और 5 अटे 40 2 42, इसका मतलब वह सामान उसे 420 रुपए में मिल गया है। कितना आसान है देखो। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने यह रहा, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है, यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है तो मुर्गियों की संख्या बताओ, यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। मेरे भाई बात बताओ, हम इसको क्या करेंगे, 12x और 35x करेंगे। तो इन्होंने कहा 12x बराबर 48, अगर 12x बराबर 48 है तो बताओ 35x बराबर क्या हुआ, मुझे पैरों की संख्या मिल जाएगी कि नहीं। तो 12x बराबर 48 है तो 1x बराबर 4 हुआ, तो हम क्या करेंगे 35 गुणा 4 कर देंगे, तो 4 पचे 20 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 140 पैर। यानी हम जान गए हैं कि उनके पास 48 सिर है और 140 जान। उन्होंने कहा क्या बताना था, मुर्गियों की संख्या बताना है। देखो हमने यहाँ लिख दिया कुछ मुर्गियां और गाय, देखो यहाँ मैं लिख दिया गाय और यहाँ लिख दिया मुर्गी। हम इसको दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम x मानकर लगा के आपको दिखाते हैं। गायों की संख्या x मान लिया तो मुर्गी की संख्या हो जाएगी 48 माइनस x, काहे क्योंकि कुल जानवर 48 है। अब गाय को हम 4 से गुणा करेंगे क्योंकि इनके पास 4 पैर होता है, मुर्गी को हम 2 से गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल 140 पैर हो जाना चाहिए। आओ हल करें, तो ये हुआ 4x और प्लस 48 दूना 96 माइनस 2x बराबर 140। अगर हम 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x आएगा। अब 96 उधर जाके घटेगा तो 10 में से 6 घटेगा 4 और 13 में से 9 घटेगा तो 4, x बराबर 22। अब आप बताओ कि अगर 48 में से 22 हमारे पास गाय है तो मुर्गी बेचारी क्या बची होगी। हाँ मुर्गी 48 था ना, तो 22 और 6 26, 26 मुर्गी उसके पास होगी, क्योंकि 22 अगर हमारे पास गाय है तो 48 में से 22 घटाओगे तो कितना बचेगा 26। तो मुर्गियों की संख्या पूछा गया है तो मुर्गियों की संख्या हो जाएगी 26। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये है, किसी मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% का ह्रास होता है, यदि उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख रुपया है तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो भाई 2 लाख रुपए हमारे सामने है, लिख लो 5 और गुणा 5 पर ह्रास हो रहा है यानी 95/100 और गुणा 95/100 यही होना है। तो आप बताओ 2 बार तो ये 4 4 0 कट ही गया होगा। अब हमारे पास है 20 गुणा, इसको गुणा कर लो 5 पचे 25 और 10 9 90, 9025 हो गया। अब गुणा करो 0 और 2 पचे 10 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 और 0 2 9 18, 180 500 कहीं दिख रहा है, ये रहा पहला विकल्प। अब उसका वर्तमान मूल्य हो गया होगा 180 यानी 1,80,500। तो ह्रास को ऐसे निकालते हैं, 5% ह्रास हो रहा तो 95/100 95/100 आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने में नौका द्वारा क्या समय लगेगा? आप जानते हैं अगर ये दोनों चाल दिया गया है तो इससे हमको स्थिर जाल में नाव की चाल निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो आप, बस 12 + 8/2 कर दो, तो यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब आप बताओ कि 24 किलोमीटर अगर हमको जाना है और 24 किलोमीटर जाना है 10 की चाल से, तो 2.4 घंटे लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? ये हमारा उत्तर आ गया। तो आप देख सकते हो सवाल कितना लिखना पड़ता है और कितना लगाना पड़ता है। गणित के पेपर बहुत आसान होते हैं, उनको आप हल कर लें। अगर सिपाही में थोड़ा सा रीजनिंग पर आपने ध्यान दिया है और मैथ रीजनिंग, तो 75 तो आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। अब देखो कौन सी राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा एक वर्ष के अंत में 650 और 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। चक्रवृद्धि की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल लेंगे। दिखाई पड़ रहा है 676 और 1 वर्ष का मिश्रधन हमारे सामने दिख रहा है 650। अगर हम इसको घटाते हैं तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 26 रुपया। ये 26 रुपया किस पर ब्याज बन रहा है? 650 के ऊपर। तो हमको दर पता चल जाएगी। हमको दर ही पूछा है, क्या पूछा है, कौन सी राशि पूछा है, तो हम पहले दर निकाल लें। दर हमारा हो जाएगा 26 गुणा 100 बटा 650। अब इसको काटो, 13 दूनी 26, 13 पचे 65 और 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। बहुत ज्यादा दर मिल रहा है यार, है? देखो 1 साल का मामला था, 650 रुपए एक साल में 26 रुपए का दर मिला। 6 यहाँ, 5 हाथ में 5, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 पचे 65। अच्छा 50 था यहाँ पे भाई, 50, तो 50 दूनी 100, 2 दूना 4% खाली आया, 4% दर। अब इन्होंने कहा कि मूलधन बता दो, तो भाई एक साल के अंत में अगर 650 हो रहा है तो कोई मूलधन होगा, उस पर 104% लगा दो और तब वो बन जा रहा है 650। तो बताओ पी बराबर क्या हुआ? 650 गुणा 100 बटा 104 हो रहा। अब आप जरा 13 से काटो, 13 8 104 और 13 पचे 65। अब कट रहा, 4 से काटो, 4 2 चौके 8, 2 पैसा 25 और 4 से इसको काटो 25, 25 पर से हम 625 आपको उत्तर आ गया। कहीं दिख रहा? ये रहा उत्तर। हमने क्या किया, पहले दर निकाल लिया और दर से फिर मूलधन निकाल लिया, जो कि बड़ा आसान काम था। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इनका 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि कितना हो रहा है बताओ? सीपी, सीपी कितना है? सीपी ऑफ 18 बराबर है एसपी ऑफ 16। अगर हम एसपी इधर लाएं तो ये होगा सीपी अपन एसपी, इधर हो जाएगा 16 बटा 18। 16 का सामान 18 में बेचा, 2 रुपए का लाभ हुआ, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 16, 2 8 16 हो जाएगा, 8 से इसको काटोगे आ जाएगा 12.5, तो 12.5% का लाभ हो जाएगा। देख रहे हैं आप सवाल को कितने आसानी से, मतलब 10 सेकंड 15 सेकंड 5 सेकंड ऐसे ऐसे सवाल की हिसाब किताब चल रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो आसानी से लगा सकते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा हम करें, यदि कहा है ए का x% उतना ही है जितना बी का y%। बताओ जरा, ए का x%, ए गुणा x बटा 100 बराबर है बी गुणा y बटा 100। हम ये बराबर है अगर, तो हम क्या कर सकते हैं, 100 तो कट ही जाएगा, ए एक्स बराबर बी वाई बन जाएगा ना। ए का 1% उतना है जितना बी का y%, तो हम कह सकते हैं ए बटा वाई। ए बटा बी बराबर फिर क्या हुआ, ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, y बटा x, यानी ए की वैल्यू y है तो b की वैल्यू x। अब इन्होंने कहा कि बताओ b का z% कितना होगा, तो b का z% जब हम करेंगे, देखो तो मुझे b का z% करना है ना, तो ध्यान से देखो, तो b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बताओ? b की जगह हम लिख सकते हैं x, यानी x का z% हम कह सकते हैं। और अगर हमको b की वैल्यू बतानी ना, देखो कह रहा है b का z% क्या होगा, तो b का z% हम बात करें तो b की वैल्यू यहां निकालो, इसमें कितना हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी ax बटा y हो जाएगा, ax बटा y हो जाएगा कि नहीं? देखो b की वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगी, b बराबर क्या है, ax बटा y, तो हम क्या करेंगे b की जगह ax बटा y लिख देंगे, ax बटा y और गुणा z बटा 100। अब बताओ क्या हो रहा है हमारे पास, ये हो जाएगा a का अब ये गुणा ही हो जाएगा zx बटा y%, बोलो zx बटा y%। ये देखो ये उत्तर आ गया a का, a अगर हम यही रोक लें तो देखो क्या हुआ, zx और बटा y और परसेंट बटा 100 है तो परसेंट हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा a का zx बटा y%। अब देखो ये भाषा ऐसी होती है इसकी कि थोड़ा सा अगर आपने इधर उधर किया तो गलती संभव है, आपका इसमें बी विकल्प सही जा रहा है। आइए बढ़ते अगले सवाल में।
अगला सवाल हमारे पास है, एक आदमी ने किसी साड़ी के अंकित मूल्य पर 104 रुपए की छूट लेने के बाद उसे 546 में खरीदा, दी गई छूट की दर बताओ। तो भाई एक बात बताओ, 546 में खरीदा और 104 रुपए की छूट लिया था, इससे हमको ये पता चलेगा कि छपा कितना था। तो 6 4 10 हासिल 1, 4 1 5 और 5 1 6, 650 छपा था। तो बताओ 650 पे 104 की छूट लिया, क्या परसेंट छूट लिया? 104 बटा 650 गुणा 100। काटो भाई, काटोगे तो 13 8 104, 13 25 65 और काट सकते हो आप 2 से, 2 चौके 8, ये हो जाएगा 25, अब 25 चौके 100, 4 चौके 16, यानी उसे कुल उस साड़ी पर 16% का डिस्काउंट मिला है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:1 है और उनका गुणनफल 1800 है। भाई 2 अनुपात 1 है तो इसको हम 2x और 1x कह सकते हैं, और इनका गुणनफल कह रहे 1800 है। तो बताओ 2x स्क्वायर बराबर 1800 है, तो बताओ x स्क्वायर बराबर 900 होगा, तो बताओ x बराबर क्या होगा? 30। हमें बताना क्या है, उनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो 30 दूना 60, बड़ी संख्या 60 है और छोटी संख्या 30 है। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, लिखा है कि इस संख्या में स्टार जहां क्या रख दे कि 9 से कट जाए। भाई 9 से कटने के लिए जरूरी है कि अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। तो 5 4 9 1 10 6 16 और 16 और 3 19, 19 हमारे पास है और 27 होना चाहिए। 19 1 20 7 27, यानी 8 जोड़ दो तो हमारा काम हो जाए। देखो पीछे देख लो। ऐसे सवाल में एक और तरीका बताओ, जहां 9 हो जाए उसे छोड़ दो। देखो 6 3 9 खत्म कर लो, 5 4 9 खत्म कर लो, एक हमारे पास बचा। एक में क्या मिला दे कि 9 हो जाए, 8 मिला दे, कोई जरूरत नहीं है। 9 की व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है कि जहां जोड़ते समय 9 आ जाए वहीं छोड़ दो, बाकी गिनती को जोड़ते चले जाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, लिखा हुआ कि 3 भिन्न चौराहे पर यातायात बत्तियां 24 72 120 सेकंड पर बदलती, 10 56 बजे बदली, तो फिर अगली बार कब बदलेंगी? 24 72 120 का महत्तम लघुत्तम निकालें। 24 72 120, तो इसका महत्तम जब आप लघुत्तम निकालेंगे 24, तो ऐसे काट दो आप, फिर हम 24 से काटते हैं। देखो 24 तिया 72 और 24 25 120, यानी हमने 15 से गुणा करना 24 में, तो 15 चौके 60, 6 15 30 36, 360 सेकंड आया। 360 सेकंड, और 360 सेकंड को हम 6 मिनट कह सकते हैं। बताओ अगर 6 सेकंड हम कह देंगे तो 6 सेकंड इसमें जोड़ के देखो कितना आया, 6 मिनट। और अगर 6 मिनट हमने इसमें जोड़ा तो क्या हो जाएगा? 11 बजकर कितना हो जाएगा? 2 मिनट। कहीं दिख रहा है? 11 बजकर 2 मिनट बन जाएगा। देखो अगर हमने इसमें 6 मिनट जोड़ लिया तो क्या बन जाएगा? 11 बजकर 2 मिनट बन जाएगा। ये आराम से 11 बजकर 2 मिनट बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले सेकंड में, क्योंकि सेकंड बचा ही नहीं, तो जितने सेकंड वाले उत्तर थे सब गलत चले गए। देखो ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया, सी बराबर दिया, हमको बताना है कि ये कौन छोटा कौन बड़ा। देखो 7 बटा 11, 7 बटा 13, 11 बटे 15 और 14 बटे 27। देखो 7 4 11, 13 2 15। ठीक है, देखो अगर किसी क्रम में बढ़ता तो एकदम सीधे सीधे क्रम में, आप चाहो तो दशमलव बदल दो, नहीं तो आपका यही उत्तर बनना जाएगा। कौन सबसे छोटा? सी है भाई। कैसे करेंगे? सी सबसे छोटा है, दशमलव बदल दो, ज्यादा अच्छा है ना। चलो ठीक है, 7 में अगर 13 से हम भाग दें, दशमलव लगाते ही ये 70 बन जाएगा। तो 13 13 3 39, 13 चौके 52, 13 25 65, 5 बजेगा 50, 13 3 39। अब यहाँ चलो 110 है, 15 का पारा पड़ो, 15 7 105, बोलो ये 7 आ गया। अब ये सबसे कम होना चाहिए। देखो अगर आप 14 27 के भाग देंगे तो ये दशमलव लगाएंगे तो 140 हो जाएगा, और 27 या 108, 27 चौके कितना होगा? 4 7 28, हाँ 27 चौके 108, 4 ही नंबर में लग रहा, तो ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा कितना? 140। चेक कर लेता हूँ, गलती नहीं होना चाहिए। 5 7 35 और 5 2 10, 3 13, 5 बार जा रहा है। 5 2 देखो 5 7 35 3, 5 2 10 3 13। अब यहाँ बचेगा 5, हो जाएगा 50, एक बार जाएगा। देखो ये 3 बार है, तो पहले सी है, सी से बड़ा ए है और सबसे बड़ा बी है। देखो सी से बड़ा ए है, ए से बड़ा बी है, ये आपका बी विकल्प सही चला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दशमलव बना ले तो ज्यादा अच्छा होगा, कोई रिस्क नहीं रह जाता है, आराम से उत्तर आ जाता। लिखा 5300 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? निकटतम जब कहे तो भाग विधि से लगाना चाहिए, 5300 हमें लिखना चाहिए, ऐसे भाग विधि से लगाने का प्रयास करना चाहिए।
तो हम क्या ले जाएं, 8 बटाएं 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 सत्ते 49 ले जाता हूं। तो देखो 13 में से 9 गया 4, ये बचा 400 और 7 यहाँ जोड़ करके हुआ 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 ज्यादा हो जाएगा ना, 14 दूनी 28 ले जाता हूँ। तो 2 दूना 4 और 14 दूनी 28, कितना हमारे पास शेष बचा, तो 10 में से 4 गया 6 है, यहाँ बचेगा 9 में से 8 का 1। अच्छा अब यहाँ क्या बचा भैया, यहाँ बचा 1, 116। अब आप हमको बताओ, अगर इस संख्या में से हम 116 घटा दें तो हमारा काम चल जाए, और अगर हम 3 बार ले गए होते, देखो अगर हम यहीं पर 3 बार ले जाए, 116 हमारे सामने है, अगर हम 3 बार ले गए होते तो क्या होता, ध्यान से सुनो, 400 होता तो यहाँ 143 होता, 143 में 3 का गुणा करते, 3 तिया 9 और 14 तिया 42, तो ये कितना होता था, 29 ज्यादा होता। तो बताओ हमको तो अच्छा होगा 116 घटाए या 29 जोड़े, तो हम 29 जोड़ देंगे, इसमें 29 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 53 29 कहीं दिख रहा, ये रहा कि 53 29 जो होगा इसके सबसे निकटतम है, जो कि वर्ग संख्या भी है। हमने क्या किया, पहले एक बार 3 बार करके, 2 बार करके देख लिया, एक बार 3 बार करके देख लिया, हमारा उत्तर आराम से पता चल गया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा, कह रहा एक कक्षा में छात्रों का औसत 43 है, 4 नए छात्रों को प्रवेश किया गया जिनका भार इतना 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 और इतना है। यदि नया औसत का भार बदल कर इतना हो गया तो शुरू में कक्षा का औसत क्या था। अच्छा छात्रों की संख्या क्या थी, छात्रों की संख्या पहले नहीं मालूम, आओ देखा जाए छात्रों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी और जगह बना लेते हैं ना, इतने में काम चल जाएगा, पढ़ाई तो हो ही रही है। देखो हम क्या करेंगे, औसत भार पता नहीं कितने बच्चे थे नहीं पता, हम मान लेते x बच्चे थे और उनका औसत भार 43 था, तो यानी 43x तो पहले ही था, अब प्लस इसमें 4 नए बच्चे आए हैं, इन सबका भार एक जगह जोड़ लो आप। देखो जोड़ता हूं, 42 यहाँ लिखा है, यहाँ 36.5 लिखा है, और यहाँ 39 लिखा है, और यहाँ 42.5 लिखा है। तो इन सबको जोड़ोगे तो 5 5 10 हासिल 1, 3 6 9 9 18 2 20 हासिल 2, 4 6 3 9 3 12 4 16, 160 और ज्यादा हो गए। अगर 160 और ज्यादा हो गया तो अब बटा कितने बच्चे हो गए, x प्लस 4 बच्चे हो गए। अब नया औसत कितना हो गया, 42.5 हो गया। बस इसी को हल कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 43x और प्लस 160 बराबर 42.5x और प्लस 4 से गुणा करो, 4 पचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17। अगर हम इसको बदलाव करें तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो 0.5x होगा, 160 वहां जाएगा तो 10 बचेगा, x बराबर कितना आ गया 20, 20 बच्चे होंगे भाई। शुरुआत में 20 बच्चे थे, देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा, x की वैल्यू आपकी आराम से 20 आ गई। हमने x मान लिया था बच्चों की संख्या, अब आप 20 हो गई आराम से। देखो इस सवाल में क्या लिखा जा रहा है, ए बी का अनुपात दिया, बी सी का दिया, सी डी का दिया, अब ए डी पूछा गया है। मेरे भाई अगर ए बटा डी आपसे पूछा गया तो सबसे बढ़िया तरीका है ए बटा बी गुणा बी बटा सी गुणा सी बटा डी कर दो, यानी 3/5 गुणा 4/6 और गुणा 1/2 कर दो, आपका उत्तर बन जाएगा। देखो 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 1:5 आ गया भाई, ये रहा पहला विकल्प। देख रहे आप कितने आसानी से उत्तर बन रहा है। अगर पहला और आखिरी पूछ लिया जाए तो आप लकी हो, आपको ज्यादा नहीं काम करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये लिखा जा रहा है कि x का 10% बराबर y के 4% है, तो x का 25% क्या होगा। देखो फिर उसी तरह का सवाल है, x का 10% बराबर है y का 4%। अगर आप इसको काटते हैं तो दे तो दोनों ऐसे करेगा, थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, तो 25 10 2 दूना 4, यानी x बटा y बराबर क्या हो गया 2/5, 2/5 भाई, देखो 2/5, अरे भाई लिख लो ठीक। अब x बटा वाई आपके सामने आ गया। अब इन्होंने कहा x का 25% बता दो, x का 25% कितना होगा। तो अगर x का हम 25% निकालने की कोशिश करें, देखो x का 25% हमको चाहिए, तो हम क्या करें, x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2i/5 लिख सकते हैं, एकदम उसी तरह से जैसे था ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2i/5, तो हम लिखेंगे 2i/5 गुणा 25/100। अगर इसको हम काटते हैं तो 5 से कट जाएगा 5 और 5 दूनी 10, यानी y का 10% कहाँ है, ये रहा। कितने आसानी से आ गए, देखो 5 दूनी 10 और बटा 100 को हम परसेंट में लिखेंगे तो आ जाएगा y का 10%। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा कि एक चुनाव में प्रत्याशी कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 15% अवैध घोषित किया। यदि मतों की संख्या 5 लाख है तो उस प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या क्या है। अच्छा बताओ, वैध मतों का 60% पाया, एक बात बताओ 15% मत को अवैध घोषित किया, तो आप बताओ 5 लाख टोटल था और इसमें से 15% अवैध हो गया, यानी 85/100 हो गया, और इस मतों का 60% बेचारा पाया।
यही तरह तो काटना है। देखो कह रहा उस प्रत्याशी के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या बता दो। तो 4 जीरो तो ऐसे उड़ा दो आप, 1 जीरो इसका और 3 जीरो इसका। अब देखो हमारे पास क्या होगा, यहाँ 500, यहाँ क्या है 6 से गुणा करो, 6 पचे 30, 3 6 48, 48 3 51। अब 0 0 0 5 के 5, 5 पचे 25,500 कहीं दिख रहा, 25,500 कहीं दिख रहा भाई, ये रहा, देख रहे हो। एक लाइन का खाली लिखना होता है और आराम से उत्तर आपका बन जाएगा। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखो ये कैसा सवाल है, ये आ गया वो वाला ना, चित्र बनाने वाला। का निम्न आरेख दिखाया जा रहा है, विशेष लागत छात्रों को स्कूल जाने का प्रयोग किए जाने में विभिन्न निरूपित करता है। आरेख का अध्ययन करो और 66 से और 70 तक का उत्तर दे दो। तो यहाँ देखा कार से कुछ बच्चे जाते हैं, बस से इतना जाते हैं, मोपेड से इतना। तो हम एक काम करें, लिख ले कहीं पर कार बस मोपेड, यहाँ लिख देता हूँ कार, यहाँ लिख देता हूँ बस, यहाँ लिख देता हूँ मोपेड, और यहाँ लिख देता हूँ क्या है, साइकिल और रिक्शा, साइकिल और रिक्शा, इतने लोग हैं। अब ऐसे सवालों में सबसे बढ़िया तरीका जो मैं कर रहा हूं, लिख दो ऐसे। कार से 6 लोग जाते हैं, 6 माने 60, देखो छात्रों की संख्या है, तो अब 1 माने 10 होता है, तो कार से हम 60 लोग जाते हैं। चलो बस से कितना जाते हैं, 15, 15 माने 150 जाते हैं, सबकी संख्या लिख लो आप। फिर मोपेड कितना है, 11, यानी 110 जाते हैं मोपेड से। और उसके बाद में साइकिल से कितना जाते हैं, 1800, 18 माने 180 जाते हैं। और रिक्शा से कितना जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं 16, 160। ये कुल बच्चे कैसे कैसे जाते हैं, इतना आ गया हमारे सामने। अब इनकी संख्या भी जोड़ लो क्योंकि जरूरत पड़ सकती है कहीं पर। तो जीरो हमारे सामने है, 6 5 11 1 12 8 20 6 26 7 से 2 1 3 4 5 6, 660 बच्चे टोटल। अब सवाल क्या है, उस इलाके से बस का प्रयोग करने वाले बच्चों का प्रतिशत बताओ। देखो जरूरत पड़ेगी, बस माने हमारे पास 150 है, मैं लिख सकता हूँ 150 बटा 660 और गुणा 100। अब काटो जितना आराम से कट जाए, 3 पचे 15, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है। और उसके बाद में हम 2 से और काट सकते हैं 11, ये हो जाएगा 50। तो 250 बटा 11, 250 बटा 11 कहीं दिख रहा, 11 विकल्प में कहीं दिख रहा, और चला के देखिए ऊपर, हाँ ये रहा 11, देखो इसी के नीचे 11 आ रहा। तो 250 बटे 11 हम काटेंगे जब ना, देखो 250 बटे 11 काटेंगे तो 11 दूनी 22 जाएगा, तो आराम से यही उत्तर चला जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही जा रहा, ये रहा उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ा कर देख लें, आगे इसी तरह पर सवाल बना होगा। देखो अब देखो, अब हमें तो इसको मिटाना ही पड़ेगा है, तो हम मान लेते हैं कि 660 बच्चों। अब इस सवाल को पढ़िए, लिखा परिवहन के साधन के रूप में कार और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात बताओ। कार और रिक्शा, कार माने 60 है, कार माने कितना 60, और रिक्शा माने कितना है 160। कह रहे अनुपात बता दो। भाई 2 3 6, 2 से काटो, 2 8 16, 3 अनुपात से 8 का उत्तर बन रहा। देख रहे हो आप। अब मुझे सरकाना ही पड़ेगा, मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मिटाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। आगे देखो लिख रहा उस इलाके में से कितने छात्र आते हैं। देखो साफ साफ 660 छात्र हैं, तो ये आते हैं 660। उस इलाके से कितने छात्र आते हैं, 660 आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या बनता है इसके ऊपर का। देखो ये रहा, कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। बाइसिकल और रिक्शा, देखो साइकिल है 160 और रिक्शा माने 180 160, इन्हीं दोनों को जोड़ लीजिए। अगर हम जोड़ते हैं 180 और 160 तो हमारे पास उत्तर बन जाएगा 0 8 से 14 1 1 2 1 3, 340 कहीं दिख रहा है, ये रहा। बी ऑप्शन सही जा रहा है कि इतने छात्र मिलकर के रिक्शा का प्रयोग करते हैं और साइकिल का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते अगर अगले सवाल की तरफ। अब देखो ये खत्म हो गया ना, अब इसको मिटा सकता हूं मैं। इतना देर तक नहीं मिटाया था क्योंकि एक ही बार जोड़ लिया, सबका काम हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये रहा। लिखा एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर। पहली 3 अभाज्य, एक धन पूर्णांक और उसका वर्ग का योगफल, एक धन पूर्णांक x होगा और उसके वर्ग का योगफल माने x स्क्वायर होगा। इन दोनों को जोड़ो तो किसके बराबर कह रहे हैं कि पहली 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर। पहली 3 अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5। तो 2 3 6 5 30 है। बताओ अगर x स्क्वायर प्लस 30 है तो बताओ क्या हो सकता है, x प्लस एक्स स्क्वायर है और बराबर यहाँ 30 आ रहा, 2 3 6 5 30। तो बताओ क्या संख्या हो सकता है, 5 हो सकता है कि नहीं। देखो वैल्यू रख कर देखो, हम इस 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हमने 5 प्लस 5 स्क्वायर कर दिया 30 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। विकल्प के माध्यम से कर लेंगे, बहुत आसान पड़ेगा। इतनी आसानी से इन सवालों को आप
सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कह रहे हैं वर्गमूल बता दीजिए। सबसे पहले हम काम करेंगे, सबका दशमलव हटाएंगे और काट देंगे, उसके बाद वर्गमूल निकाल लेंगे। तो पहले दशमलव निकालने के लिए देखो 3 अंक 3 अंक 3 अंक 9 अंक ऊपर हुआ, और यहाँ कितना हुआ 4 अंक और 4 8 1 9, 9 अंक ऊपर है 9 अंक नीचे है, दोनों दशमलव हट जाएगा और उसके बाद काटने की कोशिश करेंगे। देखो क्या हो गया, 324 गुणा 81 गुणा 4624 अपान 15625। देखो कितना आ रहा, 15625 गुणा 289 गुणा 729 और गुणा 64। अब देखो ऐसी ऐसी संख्या है, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। सारी संख्याएं वर्ग में, इन सबको हम बाहर निकाल लेंगे। 324 के बदले हम 18 लिख सकते हैं, 81 के बदले हम 9 लिख सकते हैं, 4624 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6 चंग 36 7 7 4, तो 6 हो जाएगा और 7 42 ज्यादा है 8 8 68 आ जाएगा। अब नीचे जाएंगे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 125 और गुणा, इसके बदले 17 लिख सकते हैं, इसका बदले 27 लिख सकते हैं, इसका बदले हम 8 लिख सकते हैं। अब इसी को काटना जितना जल्दी हम काट पाए। देखो 17 चौके 68 हो जाएगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 छक्के 18 हो जाएगा, अब 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 3/125। बोलो कितना आ रहा है, 3/125 आ रहा है। 3/125 को हमें दशमलव बदलना पड़ेगा, तो बदल लो। अगर हम दशमलव लगाएंगे जीरो बढ़ेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर जीरो बढ़ेगा। अब हम काट देंगे तो दशमलव जीरो करके 125 दूना 250, 2 बार जा रहा, तो आपका उत्तर आएगा 0.024। ये रहा। आप देख सकते हैं अच्छा सवाल था, कुछ करना नहीं था, सारे दशमलव हमने हटा दिए, उसके बाद सब कुछ बहुत आसान होता चला गया था। अगला प्रश्न आपके सामने देखो, ये रहा। लिखा हुआ है कि एक एबीसी एक इसी समय में वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। एक चक्कर इतना सेकंड में पूरा कर लेते हैं, बी इतना सेकंड में और सी इतना सेकंड में। आरंभिक बिंदु कितने समय पहुंच चुके। तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा। हम थोड़ा सा और ऊपर इसको कर लें तो हमारा तीनों संख्या मिल जाएगी, तीनों का हम लघुत्तम निकाल लेंगे। 252 308, देखो 252 308 और 198, हमें इन सभी संख्याओं का लघुत्तम निकालना है। तो हम किससे काटेंगे, तो 11 11 कट रहा है, ये 11 किम 11, ये भी 11 कट रहा है, चलो 11 काट, ये नहीं कट रहा तो 11 काटो, ये तो नहीं कटा, 252 रहने दो, लेकिन ये कट गया। 11 दूनी 22 और 11 8 88, और ये 11 1 11 11 8 88, ये 11 कट गया, बहुत जल्दी से आराम से काम हो गया। 7 से कट रहा, देखो 7 7 या 21, हाँ 7 से कट रहा, तो 7 या 21 7 छंग 42, 7 चौक 28 और 7 से ये नहीं कट रहा, लेकिन कोई बात नहीं, 4 के पिताजी मिल गए और 18 दूनी 36, 18 के भी पिताजी मिल गए। 11 सते 77 गुणा 36 मुझे करना है ना, 77 गुणा 36 करना है, आओ गुणा करते हैं। हम तो अगल बगल भी कर सकते हैं, 7 छंके 42, 4 7 या 21 4 25, और फिर 7 का नहीं है 6 है, 6 7 42, फिर से देखते हैं, देखो 6 7 42 4, 6 7 42 4 46, और 3 से करें 3 7 21 2, 3 से 21 2 23। अब इसको जोड़ें 2 6 1 7 4 3 7 और 2, इतना सेकंड आया। इस सेकंड को हमें मिनट बनाना पड़ेगा क्योंकि उत्तर हमारा मिनट में है। तो 27 72 हमारे पास है, इसको हम 60 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 6 छक्के 36, 6 चौक 24, 4 बार जाएगा, तो 240 आ जाएगा। अब यहाँ देखो 7 आया और यहाँ पे कितना है 3, अब देखो 6 छक्के 36, 360 आ गया, तो आ गया 46 मिनट 12 सेकंड। आपका डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन में आपको साफ साफ दिख रहा है 46 मिनट 12 सेकंड हमारा उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास कौन है, ये रहा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 1000 में से किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब बताओ 1000 के ऊपर कौन सी संख्या जो वर्ग बनती है, आप जानते होंगे 1024। अगर आपको 32 का स्क्वायर याद होता है तो 1024 आपको साफ साफ दिख जाएगा, है ना, क्योंकि 31 का स्क्वायर होता है 961 होता है और 32 का स्क्वायर 1024 होता है। 1000 के ऊपर जाओगे, अगर मान लो नहीं लगाना चाहते हो तो भाग विधि से आप लगा सकते हो, भाग विधि से आपको उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को ध्यान से देखिए, लिखा है कि राम ने बाजार जाकर एक गणित की पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल खरीदा 165 में, और रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार 10 पेंसिल खरीदा 169 में। प्रत्येक पेंसिल का दाम बताओ। अच्छा बताओ, एक पुस्तक को x मान ले और एक पेंसिल को y मान ले, सोचो
x प्लस 10y बराबर 169 है और एक x और प्लस 2y बराबर 165 है। अगर हम इसको घटा दें और पेंसिल का दाम हमारा तुरंत आ जाएगा 8y बराबर क्या, 9 में से 5 घटाओ 4, बस ना। तो एक y बराबर क्या हुआ, 4/8, 4/8 माने 98, 50 पैसा। एक पेंसिल का दाम कितना आ गया, 50 पैसा आ गया और आपका उत्तर बन गया। आगे बढ़ते और खत्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कितने आसानी से हम उड़ा सकते हैं चैप्टर्स को, बहुत आराम। अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप जान लो सिपाही बन चुके हैं। बस खाली अभ्यास अपना मेंटेन रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।